बच्चों, इससे पहले मैं 10th क्लास का जो बायो का टॉपिक मैंने शुरू किया था लेक्चर 1 मैं डाल चुका हूं, जिसमें आप पढ़े थे लाइफ प्रोसेस टॉपिक में। लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, न्यूट्रिशन की में जैसे इंटेक ऑफ फूड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सिंपल वर्ड में न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद आपका आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। मानव में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको हमें पढ़ना है। तो मानव में न्यूट्रिशन कैसे होता है, एक्चुअली यह न्यूट्रिशन का टॉपिक जो है डाइजेशन से संबंधित है। मतलब डाइजेशन को हम पढ़ेंगे तो मानव का न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं आपको आगे में और भी ज्यादा डिटेल पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं अभी आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर आपको दिखा रहा हूं। ये रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात आता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की, हम बात करते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। एक्चुअली ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें एकदम सिंपल साधारण भाषा में अगर बोले तो एक पाइप जो माउथ से लेकर के एनस तक होता है, एक पाइप जो माउथ से लेकर के एनस तक होता है, वही पाइप कहीं पे मोटा होता है, कहीं पे पतला होता है, कहीं पे थैले का आकार लेता है। ठीक है बाबू, कहीं पे मोटा, कहीं पे पतला, कहीं पे थैले का आकार ना। तो पाइप वही है, बस सिंपल माउथ से लेकर के एनस तक एक ही पाइप है। आप देख सकते हैं कहीं भी पाइप टूटा हुआ नहीं है, एकदम कनेक्टेड है। कहीं भी पाइप स्प्लिट नहीं है, स्प्लिट नहीं है, एकदम एक दूसरे से मतलब एकदम कंप्लीट जुड़ा हुआ है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। हाँ, आप इस बात को देख सकते हैं कहीं पे मोटा है, कहीं पे थैले के जैसा है, कहीं पे पतला है, कहीं और भी ज्यादा मोटा है ना। लेकिन है एक ही पाइप, माउथ टू एनस एक ही पाइप होता है, जिसको हम बोलते हैं कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बाबू, तो देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट होता है माउथ से, जैसे मैंने अभी आपको बोला माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल सिंपली। ठीक है ना। तो यहाँ पे ओपनिंग हुआ माउथ का, उसके बाद ओपनिंग के बाद बकल कैविटी, ओरल कैविटी भी कहते हैं, जो अंदर का जो स्पेस है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी, है ना, या बकल कैविटी। हम इसको सिंपली अभी आपको माउथ भी कह सकते हैं, जो बकल कैविटी उसको माउथ भी कह सकते हैं। भोजन को लेते हैं माउथ में, दांत की सहायता से, जीभ की सहायता से उसको चबाते हैं। दांत चबाने का काम करता है, जीभ क्या करता है, जो हमारा टंग होता है वो सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है। टंग क्या करता है बाबू, टेस्ट को लेने का काम करता है। तो यहाँ पे हम फूड को चबाने के बाद फूड को हम निगले, चबाने के बाद फूड को बॉलस को हम निगलते हैं, बॉलस को निगलते हैं। तो निगलते हैं तो इसोफेगस से होते हुए आता है स्टमक पे। कहां से, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। तो ये क्या है, ये एक पाइप है, ये भी एक पाइप है, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं इसोफेगस को। क्लियर बाबू, क्यों, क्योंकि फूड इससे होते हुए आता है, इसलिए इसको फूड पाइप कहते हैं इसोफेगस को, है ना। तो इसमें जो फूड आता है माउथ से जो हम निगलते हैं बॉलस को, तो कुछ मूवमेंट होता है इसोफेगस में, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट के माध्यम से, उस मूवमेंट के हेल्प से क्या होता है बाबू, फूड नीचे सरकता है और स्टमक में आता है, फाइनली स्टमक में आएगा, है ना। तो देखिए बाबू स्टमक, यहाँ पे यही एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा सा पतला है, यहाँ पे देखिए एक थैले के जैसा आकार लिया, स्टमक यहीं पे थैले के जैसा आकार लिया है, तो वही पाइप, इसको बोलते हैं हम लोग स्टमक। ठीक है बाबू, स्टमक में भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है, स्टमक पे एसीएल का सिक्रेशन होता है, आपको गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक है बाबू, तो इसके बाद स्टमक में जो डाइजेशन का प्रोसेस हुआ सो हुआ, उसके बाद स्टमक से फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन का प्रोसेस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना। देखिए बाबू, यही पाइप आकर के कितना पतला हो गया यहाँ पे, देख लीजिए, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन का प्रोसेस होगा, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया होगा, है ना, एब्जॉर्प्शन होगा। और जो अनडाइजेस्टेड था फूड, जो फूड नहीं पच पाया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वह फूड आगे की तरफ मूव करेगा, जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो फूड पच नहीं पाया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड था, वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पर ओपनिंग है, स्मॉल और लार्ज के बीच का कनेक्शन है ना। तो इससे होते हुए क्या जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन होगा, और जो बच जाएगा फीकल मटेरियल, जिसको हम स्टूल कहते हैं, फीसेस कहते हैं, है ना, फीकल मटेरियल, वो फाइनली इससे होते हुए फाइनली एनस से रेक्टम में आएगा, रेक्टम से होते हुए एनस से होते हुए बाहर बॉडी से निकल जाएगा स्टूल के रूप में।
ठीक है बाबू, ये था हमारा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। हर जगह पे आप स्टमक में भी कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह देखेंगे, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वगैरह देखेंगे। यहाँ पे रहा पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज है जो पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन करता है। ये रहा लीवर जो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, इसमें बाइल सैल्स वगैरह होते हैं ना। ये रहा गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। लीवर से बाइल सैल्स वगैरह, बाइल जूस वगैरह निकलेगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जरूरत पड़ने पर गॉल ब्लैडर से क्या होता है, बाइल जूस बाहर निकलता है। और ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनल वाला पार्ट है ना, यहाँ पे निकलता है। यहाँ पे देखिए होगा, ये है पैनक्रियाटिक डक्ट, यहां तक है पैनक्रियाटिक डक्ट, यहां तक। ये रहा हिपैटिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से होते हुए बाइल जूस आएगा, तो इस डक्ट को बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। और यह जो डक्ट है, जो पाइप है, जो पैनक्रियाज से निकला हुआ है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, और दोनों आकर के कॉमन यहाँ पे मिल गया, दोनों कॉमन आकर के एक जगह पे मिल गया। तो अब इस पाइप को बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब इस पाइप को बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है बाबू, और यहां पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, यहां पर एक स्फिंक्टर। ऐसा नहीं कि पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस बन रहा है, लीवर में बाइल जूस बन रहा है, और पैनक्रियाटिक जूस बाइल जूस जा रहा है, बॉडी में निकलते जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब आवश्यकता पड़ती है तो वह जूस निकलता है ना। ठीक है बाबू, तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि हिपैटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आया, आपस में मिला यहां पर, और उसके बाद एक कॉमन डक्ट को बनाता है जिसको बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक रेगुलेटरी चेक पॉइंट है, यहाँ पे रेगुलेशन करने वाला चेक पॉइंट है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर। जब आवश्यकता पड़ती है तभी वह स्फिंक्टर खुलेगा। यहाँ पे इसका जो ओपनिंग है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट का, यहाँ पे ओपन होगा, अन्यथा नहीं होगा। उस स्फिंक्टर बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। देखिए बाबू, ह्यूमन डाइजेशन की बात करें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। जैसे मैंने आपको अभी बोला, ह्यूमन डाइजेशन की बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल तो होता है, और एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको बताया फिगर में कि इसमें हर जगह पे, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, सब में क्या होता है, माउथ बकल कैविटी, उसमें भी सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह पाया जाता है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ, एलिमेंट्री कैनाल तो होता है और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाया जाता है जो डाइजेशन में रोल प्ले करता है। डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि एनर्जी का मिलना, खा लिए एनर्जी मिल गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खा लिए और एनर्जी मिल गया ऐसा कुछ नहीं है। डाइजेशन का मतलब होता है आपने फूड को लिया, माउथ के अंदर में उसको चबाया, चबाने के बाद उसको निगल करके उसको तोड़ा, जो भी आपने कॉम्प्लेक्स फूड खाया था उसको तोड़ करके सिंपल फॉर्म में बदला। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया था वो आपका बॉडी उसको तोड़ करके सिंपल फॉर्म में बदला, ताकि आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, अपने अंदर रख सके, मतलब सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं कि खाते के साथ एनर्जी मिल गया, नहीं। डाइजेशन का मतलब होता है सिंपल उसको बना देना, कॉम्प्लेक्स को खाया तो सिंपल बना दिया, इसी को बोलते हैं डाइजेशन। बाकी इसके अलावा डाइजेशन का मतलब कोई जरूरी नहीं कि एनर्जी मिल गया खाते के साथ, एनर्जी का प्रोसेस तो आगे है, जिससे रेस्पिरेशन आप पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में जिस चीज को आपने डाइजेस्ट किया वो बॉडी आपका एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जो प्रोसेस चलेगा रेस्पिरेशन का, उसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। डाइजेशन का मतलब सिंपल होता है कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ करके सिंपल में बदल देना, ताकि आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। और जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वह स्टूल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, है ना। एब्जॉर्ब होने लायक बनाया जाता है। डाइजेस्टिव प्रोसेस कैरिड आउट बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, मतलब एंजाइमेटिक मेथड। दो मेथड से डाइजेशन का प्रोसेस होता है। एक मेथड होता है, एक मेथड जो मैकेनिकल मेथड होता है, एक मेथड कैसा होता है, मैकेनिकल मेथड होता है ना, और एक मेथड होता है जो एंजाइमेटिक मेथड होता है। मैकेनिकल का मतलब मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म करना, जैसे चबाना, उसको पीसना, फूड को चबाना, फूड को पीसना।